नमस्कार। जीवन में किसी चीज का स्थायी सुख, स्थायी सफलता, स्थायी लाभ हमें मिलेगा या नहीं, इसका विचार जन्म कुंडली से कैसे किया जाता है, आज इसी विषय पर हमारी चर्चा है। प्रिय दर्शकों, आज इस कार्यक्रम में मैं आपको जैमिनी ज्योतिष का एक सिद्धांत बताने वाला हूं। वैदिक ज्योतिष में जब हम किसी भाव के फल का विचार करते हैं तो भाव, भावपति और भाव कारक को देखते हैं। जैमिनी ज्योतिष में भाव, भावपति, भाव कारक का विचार तो है, लेकिन थोड़ा अलग विचार भी है। और अलग होने के चलते ही यह विषय मुझे पसंद आया, तो मैंने सोचा कि मेरे दर्शकों को भी यह विषय अवश्य जानना चाहिए। वैसे तो मैं बता दूं कि जब भी हमें किसी भाव के फल को समझना होता है तो वैदिक ज्योतिष का जो बेहद सरलतम सिद्धांत है वो अपने आप में परिपूर्ण है कि किसी भी भाव के फल को जानना है तो उस भाव को देखिए। अगर वो भाव पीड़ित है तो समझ लीजिए कि उस भाव के फल में 100 में से लगभग 25% प्रभाव कम हो गया या 30% प्रभाव कम हो गया। अब भावपति को देखिए, अगर भावपति पीड़ित है, भावपति कमजोर है, तो इसे भी 30% आप जोड़ लीजिए। अगर 2 कमजोर हुए तो लगभग 60% या 60% के आसपास उस भाव का फल कमजोर पड़ गया। अब इसके बाद बारी आती है भाव कारक की। भाव कारक से भी 30% जोड़ लीजिए, केवल जो 10% बचा, यानी 30-30-30-90, 10% जो बचा उस भाव में बैठे किराएदार ग्रह, यानी उस भाव में बैठा जो ग्रह है उस भाव का किराएदार हुआ। तो उस भाव का किराएदार ग्रह, उस भाव पर पड़ने वाली दृष्टि से उस भाव का 10% प्रभाव हमें मिल सकता है। लेकिन अगर भाव, भावपति, भाव कारक कमजोर हैं तो 90% उस भाव का फल नहीं मिल पाता। अगर एक कमजोर है तो समझ लीजिए 60% मिलेगा, और दृष्टि इत्यादि है तो 70%। अगर 2 कमजोर है, भाव, भावपति दोनों कमजोर हैं तो लगभग 30%, और 10% दृष्टि और कोई ग्रह हैं तो 40%। इतना ही प्रभाव। प्रिय दर्शकों, जैमिनी ज्योतिष का सिद्धांत जो है वो इस विषय को थोड़ा सा अलग तरीके से बताता है। वो कहता है कि जब किसी भाव का स्थायी परिणाम देखना हो तो इसके लिए उस भाव को और उस भाव के साथ साथ 3 चीजों का आपको विचार करना है। यानी वैदिक ज्योतिष में वो भाव तो है ही, इसके अलावा 2 चीजों का विचार करना है। जैमिनी ज्योतिष में उस भाव के अलावा 3 चीजों का विचार करना है। इसलिए विषय मुझे पसंद आया और मैंने सोचा कि मेरे दर्शकों को इसके बारे में अवश्य जानकारी होनी चाहिए। प्रिय दर्शकों, जैमिनी ज्योतिष कहता है कि किसी भी भाव के स्थायी फल को 3 स्थान नियंत्रित करते हैं। और वो 3 स्थान कौन कौन से हैं? तो जैमिनी ज्योतिष कहता है कि पहला होगा उस भाव का 12वां भाव। क्यों? कहता है कि उस भाव का 12वां भाव उसकी कीमत, त्याग को प्रदर्शित करता है। हमें कोई चीज चाहिए तो उसके बदले हमें कीमत देनी होती है, व्यय करना होता है। तो कहता है जैमिनी ज्योतिष कि जिस भाव के फल को आपको जानना है उसके 12वें को देखिए। फिर कहता है उस भाव के दूसरे को देखिए, क्योंकि ये भाव संरक्षण का भाव है, संग्रह का भाव है। तो जब हमें कोई चीज चाहिए, कोई सुख चाहिए, तो उस भाव का कहीं ना कहीं संरक्षण करता होना चाहिए। संग्रह में ही, जैसे लग्न हमारा जो है, आप लग्न से ही इस बात को समझिए कि लग्न का व्यय 12वां भाव, तो जो व्यय होता है वो कहां होता है? तो खुद के ऊपर होता है। धन संरक्षित कहां होता है? तो द्वितीय भाव में होता है। और तीसरा कहता है जैमिनी ज्योतिष कि किसी भाव के फल को जानने के लिए, उसके स्थायित्व को जानने के लिए, इसके बाद उस भाव के 11वें भाव से भाव को देखिए। इससे यह तय होता है कि उस भाव का प्रचार, प्रसार, नाम कहां तक जाएगा,
आइए मैं इसे उदाहरण के माध्यम से सरल शब्द में समझाता हूं, इसलिए मैंने बगल में बोर्ड लगा रखा है ताकि बोर्ड पर आप इस विषय को भली भांति समझ सकें। प्रिय दर्शकों, जब भी हमें कोई फल चाहिए तो उसका 12वां कहता है फल के लिए कीमत चुकाइए। दूसरा, जब आप कीमत चुकाएंगे तो वो चीज आपको मिलेगा, और जब आपके पास मिलेगा तो भाई आप उसको संरक्षित करेंगे तभी तो उसका भोग कर पाएंगे। और फिर जब भोग करेंगे तो क्या मजा इसमें कि हमें कुछ मिला, हमारे पास गाड़ी आई, हमारे पास घर आया, पता किसी को नहीं चला। क्या मजा? कोई मजा नहीं। मजा तो तब जब घर आया, गाड़ी आई, तो उसका प्रचार प्रसार भी हुआ, लोग जान गए उसके बारे में। एक उदाहरण दिया कि आप जन्म कुंडली के 10वें भाव को देखिए। आप मान लीजिए कि आपने, सबसे पहले तो हम इसी को जानना चाहते हैं कि हमारे जीवन में, हमारे करियर में स्थायित्व आएगा कि नहीं। तो जन्म कुंडली का जो 10वां भाव है, ये हमारे कर्म का, कार्यक्षेत्र का भाव है। अब हमें सबसे पहले ये जानना है कि घर चाहिए, गाड़ी चाहिए, तो उसके लिए हमारा कर्म होना चाहिए, तो 10वां भाव। अगर यही बात वैदिक ज्योतिष को देखना होता तो वो क्या कहता कि भाव को देखो, यानी 10वें भाव को देखो। 10वें भाव में जो राशि बनी हुई है उस राशि के स्वामी को देखो। तो मेष लग्न की कुंडली होती है तो यहां शनिदेव की राशि होती है, तो भाव पाप कर्तरी योग में तो नहीं है। अब यहां जरा देखिएगा तो जैमिनी ज्योतिष वाला सिद्धांत और वैदिक ज्योतिष के सिद्धांत में थोड़ी सी आपको लगभग, भाई सिद्धांत तो सारे एक ही हैं। मान लीजिए कि जैमिनी ज्योतिष ने दूसरे और 12वें को कहा, पाप कर्तरी योग लगा, तो यहां 12वां और दूसरा भी तो पीड़ित, एक तरह से पीड़ित ही माना जाएगा, दोनों में पाप ग्रह हो गए तो कहीं ना कहीं। पर वैदिक ज्योतिष कहता है कि भावपति और भाव कारक, तो 10वें के कारक शनिदेव को माना गया है, देव गुरु बृहस्पति को माना गया है, बुध भी इसके कारक हैं। तो इनके कारक भाव ग्रहों को देखो, अगर इनमें बल है तो इस भाव का प्रभाव मिलेगा। जैमिनी ज्योतिष कहता है कि पहले इस भाव के 12वें को देखो। ये 12वां अगर बलवान है, 12वां मजबूत स्थिति में है, 12वें के स्वामी मजबूत स्थिति में है, इससे क्या होगा? तो कहा ये 12वां यानी भाव से 12वां उस भाव की कीमत वसूलेगा। तो कीमत वसूलना क्या हुआ? यानी आपका भाग्य। अब इसको हम चूंकि कर्म के दृष्टिकोण से देख रहे हैं, तो कोई भी व्यक्ति जब कार्यक्षेत्र में सफलता हासिल करेगा तो वो कब करेगा? जब उसके पास ज्ञान होगा। उच्च शिक्षा का भाव भी कुंडली का 9वां भाव है। तो जब आपके पास अच्छी शिक्षा होगी, अच्छे गुरु होंगे, आपके पास सही प्रमाण पत्र इत्यादि होगा। भाई आपको कार्यक्षेत्र में इंटरव्यू के लिए कब बुलाया जाएगा? जब आपके पास प्रमाण पत्र होंगे, सही प्रमाण पत्र होंगे। फर्जी होंगे तो कोई बुलाएगा आपको? नहीं। तो जन्म कुंडली का 9वां भाव इन्हीं सभी चीजों को प्रदर्शित करता है। तो कहता है कि अगर ये भाव अच्छा होगा, इस भाव पर शुभ ग्रह की दृष्टि होगी, इस भाव के भावपति अच्छी स्थिति में होंगे, तो समझ लीजिए कि जातक ने मूल्य चुका दिया है, इसका मूल्य चुका हुआ है। अब मूल्य चुका हुआ है तो हम इसका विचार कर रहे हैं। अब फिर बारी आती कि भाई चलो मूल्य तो चुक गया, हमें नौकरी मिल जाएगी, लेकिन जो नौकरी मिलेगी वो संरक्षित भी होगा। आपने केवल कीमत चुकाई है, कीमत चुकाने से आपको जगह तो मिल गया, क्या ये जगह आपके पास परमानेंट बना रहेगा? इसकी सुरक्षा होती रहेगी? भाई नौकरी मिली, 4 दिन के बाद पता चला कि नहीं भैया आप ऐसा है, हमारे लायक नहीं हो, कहीं और देख लो। तो कहा दूसरा उस भाव का दूसरा। तो यहां पर अगर हम 10वें का विचार करें तो दूसरा 11वां हो गया। ये सुरक्षा तय करता है। अगर हम 10वें के संदर्भ में देख रहे हैं तो इस भाव से आपके टीम का विचार होता है, नेटवर्क का विचार होता है, आपके विश्वास पात्र का विचार होता है। एक और बात, आपके नियमित आय का भी विचार होता है। मान लीजिए काम करते जा रहे हैं, पर कंपनी से केवल और केवल आपको आश्वासन मिल रहा है कि कुछ दिन और करिए मिलेगा पैसा, कुछ और दिन करिए मिलेगा पैसा। करेंगे काम? नहीं करेंगे तब भी आपकी नौकरी चली जाएगी। तो कह रहा है कि उस भाव का दूसरा देखो, अगर वो ठीक है तो आपका काम स्थायी रहेगा। चलिए, हमने त्याग किया, नौकरी मिल गई, नौकरी स्थायी भी है क्योंकि उसमें पैसा आ रहा है। कहा कि इतना तो ठीक है, लेकिन क्या ये नौकरी स्थायी होगी कि लंबे समय तक आप कर सकें, और लंबे समय तक करने के साथ साथ आपका काम बोले। काम क्यों बोले? क्योंकि भाई कल को अगर किसी और कंपनी में आप नौकरी चेंज करके किसी और में जाना चाहें तो दौड़ के अगली कंपनी आपको स्वीकार कर ले, तो वो कैसे होगा? तो कहा कि उस भाव का 11वां देखो। तो अगर आप इस भाव को देख रहे हैं 10वें को, तो इसका 11वां कुंडली का 8वां भाव होगा। क्या कह रहा है? कह रहा है रिसर्च।
आप जब अपना कोई काम करेंगे तो कार्यक्षेत्र में कितना आप रिसर्च करते हैं अपने काम पर, कार्यक्षेत्र में आने वाली अचानक मुसीबत परेशानियों को किस कदर आप झेलते हैं। और अगर आप कह रहे हैं कि हाँ जी, जब भी मौका आया, जब भी परिस्थिति आई, हमने उसको झेला, हमने सहा, हमने कंपनी को बनाए रखा, कंपनी को बचाए रखा, तो आपको और ऊपर छलांग लगाने का मौका मिलेगा। यही है जैमिनी ज्योतिष का सिद्धांत। एक आध और उदाहरण आपको दे देता हूं। मान लीजिए हमें अपने दाम्पत्य जीवन के बारे में जानना है कि हमारा जो सप्तम भाव है ये स्थायी रहेगा, हमारा दाम्पत्य जीवन बहुत मायने रखता है हमारे जीवन काल में। तो कहा कि इसके लिए दो भावों को देखिए पहले, तो वो है छठा भाव। ये कहता है कीमत है, यहीं से कीमत अदा होगा। तो छठे भाव से कौन सा कीमत विवाह का अदा होता है? आज के इस परिवेश में देखिए, वैसे तो ये हमेशा से ही था, लेकिन मैं आज के परिवेश में आपको बताना चाहता हूं। आपको पता है छठे भाव से जोखिम का विचार होता है। विवाह से बड़ा कोई जोखिम हो सकता है? विवाह अपने आप में सबसे बड़ा जोखिम है। दो रिश्तों को, दो परिवारों को जोड़ना है, दोनों का कई बार विचार, कई तरह की चीजें अलग अलग हैं, फिर भी हम जुड़ रहे हैं, तो जोखिम उठाया। कीमत क्या तय अदा की? हमने जोखिम उठा करके विवाह की कीमत अदा की। आगे बढ़ते हैं। विवाह में आज ही नहीं, हमेशा से कई तरह के समझौते होते आए हैं, कई तरह के विवाद का समाधान होता रहा। कई बार आपने भी देखा होगा, अब तो कम हो गया है कि विवाह तिलक चढ़ने वाले दिन ही शुरू हो गया वहां नाटक कि हम ये चाहिए, वो मिलेगा तो करेंगे, इत्यादि इत्यादि इत्यादि। तो वहां प्रबंधन कितना बेहतर हो रहा है, रिस्क को किस तरह कवर किया जा रहा है, व्यवस्थित किया जा रहा है, छठा भाव। तो ये कीमत चुकाई गई। अब बात आती है कि क्या वो वैवाहिक जीवन स्थायित्व तो उसमें आएगा, स्थायीपन रहेगा? तो कहा वो आठवां भाव देखिए। आठवां भाव क्या है? यहां पर सप्तम भाव के संदर्भ में देखें तो आठवां भाव क्या है? तो ये एकांत है, ये गुप्त है। दंपति में आपसी समझ कितनी है, इसी से इस भाव का बल बनेगा। दंपति दूसरों की बातों में आ जाते हैं तो ये भाव कमजोर होगा, तो ऐसा ही होगा। अच्छा, मैं केवल कहानी समझाते जा रहा हूं, लेकिन मैं समझता हूं आप सिद्धांत को समझ गए। प्रिय दर्शकों, जैमिनी ज्योतिष का सिद्धांत तो वैदिक ज्योतिष से बहुत अलग नहीं है। वो भी वही कह रहा है, भाव भावपति भाव कारक। तरीका इसने कुछ अलग अलग भावों से बताया। ये विषय थोड़ा अलग था, जानदार था, सो मैं मुझे लगा कि आपको बताऊंगा तो आप भी कहेंगे शानदार है। मुझे जानदार लगा, आपको भी शानदार लगना चाहिए। तो जन्म कुंडली का आठवां भाव पति पत्नी में एकांत ही नहीं है। पता चला कि पत्नी की शिकायत रोज रोज आती कि हमें तो सास छोड़ती ही नहीं कभी शांति से बैठ के बात करने की, तो हमारे दाम्पत्य जीवन में तो आग लगी पड़ी है। तो जन्म कुंडली का आठवां भाव ये इस भाव को बल देता है। और फिर तीसरे नंबर पर कहा कि इस भाव का विस्तार होगा कि ऐसे ही रह जाएगा? तो कहा कुंडली का पांचवा भाव तो होगा। तो पांचवें भाव से संतान है, प्रेम है, आपसी समझ है। तो विवाह को बल किस चीज से मिलता है? विवाह को बल आपसी प्रेम से मिलता है, संतान से मिलता है। अब इस सिद्धांत को तो आप समझ गए ना कि अगर मान लिया जाए ये भाव अगर मजबूत है, यहां पर पापक ग्रह और शुभ ग्रह से ज्यादा लेना देना नहीं है, बस सिद्धांत वही है, भाव भावपति भाव कारक का बल ही होना। तो अगर मान लीजिए छठे भाव में पापक ग्रह ही बैठे हैं, मजबूत स्थिति में है, लेकिन तो मजबूत स्थिति में है तो रिस्क लिया जाएगा। अष्टम भाव में मान लीजिए अगर शुभ ग्रह या पापक ग्रह, भावपति उसके बलवान स्थिति में है, तो जीवन साथी को आपस में तालमेल बिठाने का मौका मिलेगा। और वही संतान मजबूत है तो बच्चे होंगे, प्रेम होगा इत्यादि। मान लीजिए आपको घर चाहिए, चौथे भाव का भी विचार एक बार कर लीजिए। जन्म कुंडली के चौथे भाव से हम अपने घर का विचार करते हैं। तो एक हो गया कि घर हुआ और कुछ दिनों के बाद बिक गया, और दूसरा हुआ कि घर हुआ और स्थायी घर हुआ। तो कीमत कौन चुकाएगा? तो कुंडली का तीसरा भाव। कैसे? तो घर बैठे बैठाए तो मिल नहीं सकता, दौड़ धूप करनी पड़ेगी, कमाना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, तब जाकर के पैसा आएगा। पैसा आएगा तो घर होगा, बिना पैसा आए तो घर हो नहीं सकता। तो कहा कि जन्म कुंडली का तीसरा भाव कीमत तय करेगा। घर चाहिए, कीमत दो, तो कीमत तीसरा। भाग दौड़, पता चला कि हमने दस्तावेज ही नहीं खंगाले, हमने कोई ज्यादा दौड़ धूप नहीं की, पता नहीं किया, जो मिला ले लिया, बाद में पता चला कि उसमें तो कोई समस्या थी, तो ये कमजोर हो गया, तो नुकसान हुआ आपका। लेकिन अगर ये भाव बलवान है, उस भाव के भावपति बलवान है, तो आप दौड़ धूप करेंगे। फिर क्या मिलेगा आपको? टिकाऊपन, घर मिलेगा। तो एक तो घर मिल गया क्योंकि आपने कीमत तय की। अब वो घर टिकेगा कि नहीं टिकेगा? तो कहा कि कुंडली का चतुर्थ का जो दूसरा है उसको देखो। तो कुंडली का पांचवा घर है। तो कुंडली का पांचवा घर किस चीज का है? आपके बच्चे, आपकी समझदारी, आपकी बुद्धिमत्ता। घर केवल ईंट पत्थर के घर से तो बन नहीं सकता। घर में खुशहाली, बच्चों की किलकारी गूंजे तो वो घर घर कहलाएगा, तब वो घर घर कहलाएगा। आपस में प्रेम है तो वो घर घर कहलाएगा।
कमाल समझिए इस सिद्धांत का। यह सिद्धांत कुछ था विशेष, इसलिए मैं आपके सम्मुख रख रहा हूं। तो ये भाव अगर कमजोर पड़ा हुआ है, पीड़ित पड़ा हुआ है, इसके भावपति कमजोर पड़े हुए हैं, तो घर है, मेहनत किया, हमने पैसे दिए, घर ला दिया, पर घर में जाते ही लगता है बाहर चला जाता तो अच्छा रहता, क्योंकि पांचवा कमजोर है। अब कहा कि घर हो गया सब कुछ, लेकिन उस घर का विस्तार भी होगा। केवल घर लेके क्या करेंगे, और विस्तार क्या है? परंपरा। जन्म कुंडली से यहां से देखें तो वो दूसरा भाव बनता है, यानी आपके जो बच्चे पैदा हुए उन्होंने कहा हमें तो मानना ही नहीं है, आप लोग क्या करते थे, आप तो केवल पाखंड करते हैं। हो गया खेल। इतनी मेहनत, भगवान की मिन्नतें, बच्चे हुए, बच्चे कह रहे हैं कि हम ही पाखंडी हैं, अब हम ही को पाखंडी सिद्ध करने पर पड़े तुले हुए हैं। हम बस इतना ही तो कहते हैं कि हमारे दादा परदादा पुरखे जो कहते थे उनको मानो। तो जन्म कुंडली का दूसरा मजबूत है, तो आपकी जो आदतें हैं, प्रवाह है, स्थिति सब कुछ है, जो आपकी समृद्धि है। आपकी समृद्धि धन नहीं है, आपकी समृद्धि आपकी परंपरा है। आपके बच्चे वो परंपरा को मानेंगे कि नहीं मानेंगे? कुंडली का दूसरा। आगे आनंद। इसी तरह से कुंडली के हर भाव को देखिए। अब आप फंस सकते हैं वहां पर, कहां पर? जहां पर इन भावों में कोई ग्रह ही नहीं है, तो फिर वही वाला सिद्धांत लागू हो जाएगा जो वैदिक ज्योतिष का है, भाव भावपति भाव कारक की स्थिति को देख लो। वैदिक ज्योतिष वाला सिद्धांत हर जगह है। जैमिनी ज्योतिष जो है वैदिक ज्योतिष के सिद्धांत से थोड़ा इतर किया हुआ है, बाकी मूल तो वैदिक ज्योतिष ही है। तो आशा करता हूं यह विषय आपको भली भांति समझ में आया होगा और आनंद आया होगा। जब मैंने इस विषय को कई कुंडलियों पर आजमाया तो मुझे आनंद आया तो मैं कहा आपको जानना चाहिए। आज के लिए बस इतना ही, और अगर संशय हो, मुझे लगता ही नहीं कि इतनी सरलता से समझाने के बाद संशय है। मैंने कहा कि एक ही समस्या उत्पन्न हो सकती कि जब मान लीजिए मुझे सप्तम भाव को जानना है, कुंडली का 5वां, 6वां, 7वां, 8वां सब खाली है, तो फिर वहां पर वही सिद्धांत लागू हो जाएगा, भाव भावपति भाव कारक। इजाजत दीजिए मुझे, और इस सूत्र को अपनी अपने परिवार के सभी कुंडलियों पर आजमा करके देखिएगा। एक बात और ध्यान रखिएगा, मान लीजिए कि इसमें जैसे आप चौथे को ही ले लीजिए, चतुर्थ भाव को ले लीजिए कि जन्म कुंडली के तीसरे भाव से हमने तीसरे से हमने कीमत अदा की, हमें घर मिल गया, तो ये तो ठीक है, हमारा तीसरा मजबूत था, हमने घर खरीद लिया, लेकिन 5वां कमजोर है। 5वां कमजोर, ध्यान से सुनिएगा, 5वां कमजोर है पर दूसरा भी बलवान है। तो यहां दो भाव हमें बलवान मिल रहे हैं, कीमत अदा करने वाला और वृद्धि विकास वाला, परंतु उसका संरक्षण वाला कमजोर है। तो इस स्थिति में क्या होगा? तो इस स्थिति में संभव है कि घर तो हो जाएगा, लेकिन घर में उस बहुत खुशियां नहीं होंगी। कहीं ना कहीं यहां पर बच्चों की किलकारी मैंने जोड़ दी है, लेकिन ये कहना चाहता है कि अगर ये कमजोर हुआ तो उस घर में प्रेम की कमी रहेगी। तो आपको यह देखना है कि इन तीन में से अगर दो बलवान हैं तो उस भाव का सुख तो मिल ही जाएगा, भले स्थायित्व पूर्णतः न कहा जाए। अगर उसमें से तीनों बलवान है तो पूर्ण स्थायित्व मिलेगा। इजाजत दीजिए मुझे, अब पुनः मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।